हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में टोटल 11 सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं ग्रहों सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमारे इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो फॉर्म में और लाइव फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके डी फार्मेसी के एग्जिट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। उसी कड़ी में हमारा अलग अलग सब्जेक्ट का एमसीक्यू चल रहा था। उसी में से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स से भी एग्जिट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएगा और इसी फार्मास्यूटिक्स का ये पार्ट नंबर 7 वीडियो होने वाला है। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स में 6 पार्ट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट कहां देखोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाओगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या प्लेलिस्ट सेक्शन में आपका स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, कोग्नोसी हो, कोलॉजी हो, हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हो, या फिर एचएपी से लेकर के जितना भी सब्जेक्ट आ रहा है, सारी चीजों का प्लेलिस्ट बन चुका है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हो। तो भैया ये फार्मास्यूटिक्स का 7वां नंबर पार्ट है। इससे पहले के 6 पार्ट जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और इसके आने वाले आगे के पार्ट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस वाले टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, इस वाले पार्ट में हम टैबलेट का पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले आपका टैबलेट का पार्ट नंबर 1 का 6ठा पार्ट था, वो वीडियो पढ़ चुका है। पार्ट नंबर 2 है, उसके बाद कैप्सूल कराएंगे, लिक्विड ओरल कराएंगे, टॉपिकल कराएंगे। ऐसे करा के 5वां चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर 6वां और 7वां, ऐसे करके पूरा का पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स खत्म और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन खत्म। इतना पार्ट बस आप देख लीजिए, इससे बाहर से कहीं ज्यादा नहीं आने वाला। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि इस पार्ट से, इस टॉपिक से कोई भी आपका क्वेश्चन मिस ना होने पाए। आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पूछा गया है, दीज टैबलेट बाईपास द स्टोमक एंड डिसइंटीग्रेट इनटू द स्टाइन। जी हाँ, एक ऐसी टैबलेट जो कि स्टोमक में रिलीज ना हो करके कहाँ रिलीज होती है भाई साहब? इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। जी हाँ, स्टोमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में उसे रिलीज नहीं होने देती है। ऐसी टैबलेट होगी बक्कल टैबलेट या सॉरी इंटरिकोटेड सॉरी या एफरवेसेंट या फिर वेजाइनल। देखिए, बक्कल टैबलेट तो सिंपली आपके मुंह से, माउथ से ही क्या होता है, यहीं पे डिसइंटीग्रेट और ऑब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा। एफरवेसेंट टैबलेट आपके पानी में डालने पे CO2 लिबरेट करती है, जैसे एस्पिरिन डिस्पिरिन होता है, तो ये भी नहीं हुआ। वेजाइनल टैबलेट वेजाइना में इंसर्ट की जाती है, तो ये भी नहीं हुआ। सिंपली स्टोमक में रिलीज ना होकर के इंटेस्टाइन में रिलीज होना, ये किस टैबलेट की प्रॉपर्टी होती है डियर? एफरवेसेंट टैबलेट। जी हाँ, सॉरी एंटेरिक कोटेड टैबलेट। जी हाँ, एफरवेसेंट तो आपका एस्पिरिन डिस्पिरिन हो गया ना, जिसमें आपका CO2 लिबरेट होता है, पानी में बुलबुले छोड़ता है, तो वो आपका एफरवेसेंट हुआ। जबकि एंटेरिक कोटेड टैबलेट आपका स्टोमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में रिलीज ना होके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होता है, स्टोमक को बाईपास कर देगा, तो वो एंटेरिक कोटेड होता है, पॉलीमर की कोटिंग होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? पूछा गया है कि मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट आर यूज। जी हाँ, जो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती हैं वो यूज की जाती हैं टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो फिजिकली और केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट है उसको सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है मल्टीपल कंप्रेस, या प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है, या आपका रिपीट एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट को यूज किया जाता है, या फिर सारी चीजों के लिए। तो सिंपली अगर बात करते हैं, जो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट है ना, वो आपके फिजिकली केमिकली इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट को भी सेपरेट करेंगी, प्रोलॉन्ग एक्शन भी शो करेंगी और रिपीट एक्शन भी शो करेगी। तो ये आपके मल्टीपल कंप्रेस की प्रॉपर्टी है। देख सकते हो, ये जो मल्टीपल टाइम कंप्रेस होती है ना, रेनोलाजिन टैबलेट, ये आपका इसके एग्जाम्पल में हो जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज इन द ओरल कैविटी। जी हाँ, इनमें से कौन सा टैबलेट है जो ओरल कैविटी में ही यूज होती है, पेट में नहीं जाती, न अदर रूट से दी जाती, ओरल कैविटी में? तो भैया जो हाइपोडर्मिक टैबलेट है, ये तो पानी में घोल करके निडल के थ्रू दी जाती है, तो ये तो ओरल कैविटी में नहीं होगा। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है? पॉलीमर की फिल्म की कोटिंग होगी और खाओगे तो पेट में जाएगी, ओरल कैविटी में यूज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्पेंसिंग टैबलेट भी पानी में डाल के दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। सिंपली ओरल कैविटी में ट्रॉचेस या लोजेंसेस वगैरह आपने खाए होंगे, विक्स वगैरह, कफसील वगैरह, है ना, ये सारी चीजें ट्रॉचेस और लोजेंसेस में आते हैं, जो कि आपके ओरल कैविटी की बात हो रही है। किसमें? ओरल कैविटी में यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉचेस, लोजेंसेस देख सकते हो। अलग अलग टाइप ऑफ टैबलेट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। एक टैबलेट होती है जो कि ओरली तो लेते हो लेकिन पेट में चली जाती है, एक टैबलेट जो कि सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी में यूज होती है, और एक आपके अदर रूट वाले होते हैं, और एक इस प्रिपेयर सोल्यूशन में होते हैं।
तो भैया ऐसी टैबलेट जो मुंह से लेते हो और पेट में चली जाती है उसमें कंप्रेस टैबलेट आता है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट आता है, एंटरिक कोटेड टैबलेट आता है, उसके बाद च्यूबल टैबलेट आता है, फिल्म कोटेड टैबलेट आता है, शुगर कोटेड टैबलेट आता है, कंट्रोल रिलीज आता है। तो ये सब आपके मुंह से खा करके पेट में चली जाती है। और ऐसे टैबलेट जो कि मुंह में ओरल कैविटी में ही रहती है उसमें आपका बक्कल टैबलेट आती है जो कि चिक्स पे दी जाती है, यहाँ पे अंदर अंदर दबाई जाती है। सबलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे दी जाती है। ट्रॉचेस लोजेंसेस जो आपके स्ट्रेप्सिल कॉप्सिल है उसको आप ओरल कैविटी से ही रिलीज होती है। डेंटल कोन जब दांत वात उखड़वाते हो तो वहां पे प्लेस की जाती है। और भैया अदर रूट में एक इम्प्लांट की जाती है, स्किन के अंदर इम्प्लांट की जाती है, लंबे समय तक कंट्रोल मैनर में रिलीज देखने को मिलता है। और वेजाइनल टैबलेट वेजाइना में लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रिपेयर सोल्यूशन में तो एफरवेसेंट टैबलेट आएगी, डिस्पेंसिंग टैबलेट आएगी, हाइपोडर्मिक आएगी और टैबलेट ट्राइचुरेट। एफरवेसेंट जो आपके एस्पिरिन वाली होती है, पानी में डालने पे CO2 रिलीज होता है। डिस्पेंसिंग भी पानी में डाल के घोल के दी जाती है। हाइपोडर्मिक आपकी घोल करके नीडल के द्वारा दी जाती है। और टैबलेट ट्राइचुरेट तो है ही है सोल्यूशन वाली, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ टैबलेट होते हैं जिससे क्वेश्चन आपके अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होता है। हाइपोडर्मिक टैबलेट एक तरीके से ओरली दी जाती है क्या, सबलिंगुअली दी जाती है क्या, इंजेक्ट की जाती है, इम्प्लांट की जाती है। तो भैया हाइपोडर्मिक का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में दे करके निडल के थ्रू आपके वेन्स वगैरह में दी जाती है। तो ओरल तो है ही नहीं, न सबलिंगुअल है न इम्प्लांट है, सिंपली इसे क्या बोला जाएगा, इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाएगा। जी हाँ, जो हाइपोडर्मिक टैबलेट होती है ना वो इंजेक्टेबल टैबलेट के फॉर्म में आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, क्या होगा, हाइपोडर्मिक इंजेक्ट की जाती है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडवांटेज ऑफ टैबलेट। जी हाँ, टैबलेट का एडवांटेज क्या है, मोर स्टेबल होती है। हाँ जी स्टेबल है, 250 mg है तो 250 mg ही एक्यूरेसी हो जाएगी, डोज में एक्यूरेसी होती है, आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हो एडल्ट लोग। तो सारी की सारी लगभग आपकी एडवांटेज में आ जाते हैं। अगर डिसएडवांटेज पूछेगा तो ये कह सकते हो कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो बच्चे हैं वो उगल देते हैं ना, तो वहां पे डिसएडवांटेज हो गया। बाकी आपके स्टेबल होना, इजी टू डिस्पेंस, मोर स्टेबल एक्यूरेसी, ये सब आपके क्या होते हैं, टैबलेट के एडवांटेज में आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है टैबलेट व्हेन एडेड इन अ वाटर प्रोड्यूस एफरवेसेंस इज आल्सो नोन। जी हाँ, ऐसी टैबलेट जो कि पानी में डालने पर वो भैया CO2 रिलीज करेगी, एफरवेसेंस रिलीज करती है ना, तो उसे हम एफरवेसेंट टैबलेट बोलेंगे या इम्प्लांटेशन टैबलेट बोलेंगे या लोजेंस ट्रॉचेस बोलेंगे या इम्प्लांट बोलेंगे। जी हाँ, ऐसी टैबलेट जो कि पानी में घोलने के बाद, पानी में डालने के बाद एफरवेसेंस, नाम से ही पता चल रहा है CO2 रिलीज किया, एफरवेसेंस रिलीज किया, यानी कि वो टैबलेट आपके एफरवेसेंट टैबलेट की कैटेगरी में आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए एफरवेसेंट टैबलेट, CO2 रिलीज करना पानी में डालने के बाद। क्लियर हुआ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिलेड रिलीज सिस्टम। जी हाँ, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि डिलेड रिलीज है, मतलब भाई कंट्रोल मैनर में, सस्टेन मैनर में रिलीज करेगा ड्रग को। तो वो शुगर कोटेड टैबलेट डिलेड रिलीज कहलाएगी, या ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट कहलाएगी डिलेड रिलीज, या एंटरिक कोटिंग है तब, या फिर सारे के सारे डिलेड रिलीज में आएंगे। तो सिंपली अगर बात करते हैं सस्टेन रिलीज में, सस्टेन मैनर में रिलीज दिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ एंटरिक कोटेड का होता है। क्यों, क्योंकि एंटरिक कोटेड टैबलेट आपके स्टोमक में नहीं रिलीज होगी, सिंपली स्टोमक से जब पास होकर के इंटेस्टाइन में जाएगी तभी रिलीज होगी और लंबे समय तक रिलीज होगी, तो वो आपके डिलेड रिलीज सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना, कौन सा, एंटरिक कोटेड टैबलेट आपका डिलेड रिलीज में आ जाती है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्या, क्लोट्रीमाजोल टैबलेट एक एग्जाम्पल होती है। जी हाँ, क्लोट्रीमाजोल टैबलेट खासकर एंटी फंगल टैबलेट है। एंटी फंगल टैबलेट की अगर बात करते हैं तो लोकली आपका रिलीज करने के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जो कि अगर हम बात करते हैं वो कंप्रेस टैबलेट में आएगी, मल्टीपल या मल्टीलेयर टैबलेट में आएगी, या वेजाइनल टैबलेट में आएगी, अथवा च्यूबल टैबलेट। तो सिंपली जब भी हम बात करते हैं किसकी, क्लोट्रीमाजोल टैबलेट की, तो क्लोट्रीमाजोल एक तरीके से आपका वेजाइनल टैबलेट होता है। जी हाँ, वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और लोकली आपका जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लोट्रीमाजोल का वेजाइनल टैबलेट आ जाता है। क्लियर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड एज ए बाइंडर एंड एडेसिव। जी हाँ, टैबलेट बनाते हो तो टैबलेट में अलग अलग इंग्रेडिएंट डलते हैं, जैसे आपका डिसइंटीग्रेंट हुआ, लुब्रिकेंट हुआ, ग्लाइडेंट हुआ। तो इनमें से पूछा गया है 3 तो कंपाउंड आपके बाइंडर एडेसिव की तरीके से यूज होंगे, लेकिन एक नहीं यूज होगा। देखो अकेसिया क्या होता है, बाइंडर एडेसिव में आएगा,
स्टार्च भी आएगा, सेल्यूलोज डेरिवेटिव भी आएगा। लेकिन जो स्टीरिक एसिड है ना, ये आपके लुब्रिकेंट में आते हैं। किसमें? लुब्रिकेंट, जो कि आपके फ्रिक्शन को रिमूव करता है। तो भैया स्टीरिक एसिड लुब्रिकेंट हुआ, जिसमें आपका मैग्नीशियम स्टेरेट हो जाता है, कैल्शियम स्टेरेट हो जाता है, ये सब आपके क्या होते हैं? स्टीरिक एसिड वाले लुब्रिकेंट। तो नॉट यूज एज ए बाइंडर, तो भैया ये बाइंडर एडेसिव में नहीं यूज होगा। बाकी तीनों आपके बाइंडर एडेसिव में होंगे। कौन कौन से आपके? चाहे वो अकेसिया ट्राइगोकैंथ हो, सेल्यूलोज डेरिवेटिव हो, ये सब आपके बाइंडर एडेसिव आएंगे। और स्टीरिक एसिड तो आपका सिंपली लुब्रिकेंट तो है ना। यहाँ पे पूछा गया है रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैकरीन। जी हाँ भैया, सुक्रोज के मुकाबले में सैकरीन कितने गुना मीठा होता है? 100 गुना मीठा होगा, 300 गुना मीठा होगा, 400 गुना या 500 गुना? तो भैया जो सैकरीन, खासकर आप मैंगो जूस पीते हो, वहां पे सैकरीन बहुत तेज डाला जाता है, 500 गुना मीठा होगा। कितना मीठा होगा? लगभग 500 गुना मीठा होगा। और भैया कार्सिनोजेनिक भी होता है, तो सैकरीन आपके लगभग 500 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज के या शुगर के कंपैरिजन में, है ना। ये आपके कार्सिनोजेनिक और सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट में आते हैं। साइक्लामेट 70 गुना मीठा होगा, 72 गुना मैनिटॉल जो कि चिवेबल टैबलेट में यूज होता है। अस्पार्टेम आपके 200 गुना मीठा होगा, है ना। एसिल सल्फेम पोटेशियम 200 गुना मीठा होगा, सुक्रालोज 600 गुना, और नियोटेम आपका 7000 से 13000 गुना मीठा। इतने मीठे हैं शुगर से, सोच लो। और कोई कोई तो सिंथेटिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, तो इनका ज्यादा यूज करना हानिकारक भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट। जी हाँ, जब टैबलेट डायरेक्टली कंप्रेस किया जाता है तो डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट की तरीके से किसको यूज करेंगे? टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 को। भैया TiO2 तो सिंपली आपके सनस्क्रीन प्रिपरेशन में यूज होगा, इसमें नहीं यूज होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक कहीं डायरेक्ट कंप्रेशन में होता ही नहीं। बाकी सेल्यूलोज आपके एडेसिव बाइंडर में हो जाएगा, तो डायरेक्ट कंप्रेशन में इसका तो उपयोग ही नहीं होगा। तो भैया डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट की तरीके से आपका डाइबेसिक कैल्शियम फास्फेट, है ना, DCP, है ना। तो ये आपके डाइबेसिक कैल्शियम फास्फेट, ये मेनली आपके किस में आते हैं? सिंपली आप कह सकते हो, हाँ, टैबलेट के डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट या डाइल्यूएंट में डाइबेसिक कैल्शियम फास्फेट डाइबेसिक कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आपको बता दें कि भैया एग्जिट एग्जाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जिट एग्जाम में टोटल 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक थ्योरी की बुक बता रहा हूं और एक MCQ ऑब्जेक्टिव की बुक बता रहा हूं। नाम क्या है? डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। एक थ्योरी की है, एक MCQ की बुक है। कंप्लीट 11 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, निमोनिक्स फॉर्म में, फुली कलर्ड बुक है, फुली हार्ड बाइंडिंग बुक है और इजी टू अंडरस्टैंड बुक है। एक एक टॉपिक का आपने इधर टॉपिक का वो थ्योरी पढ़ा और उसका MCQ यहाँ से लगाया, थ्योरी एक क्लियर किया, MCQ लगाया, थ्योरी पढ़ा, MCQ लगाया, थ्योरी पढ़ा, MCQ लगाया। ऐसे कर करके पूरा का पूरा एग्जिट एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है इस दोनों बुक में। और दोनों बुक फुली कलर्ड है। कितने की मिल जाएगी? 900 रुपये में दोनों बुक मिल जाएगी, है ना। कभी कभी ऑफर घटता बढ़ता रहता है तो और सस्ती भी मिल सकती है। तो भैया ये दोनों बुक मंगाना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एग्जिट एग्जाम फिंगर टिप, या GDC क्लासेस ऐप पे चले जाना। उस ऐप पे आपका डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप नाम डालना, तो ये दोनों बुक आ जाएगी। आप घर पे बैठे अपने डिलीवरी मंगा सकते हो। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शुगर टैब, डाई पैक और न्यू टैब एक ब्रांड नेम है किसके? लैक्टोज के, डेक्सट्रोज के, या फिर आपके मैनिटॉल के, या फिर आपके सुक्रोज के। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? शुगर टैब, डाई पैक और न्यू टैब एक तरीके से ब्रांड नेम होते हैं किसके? सुक्रोज के। जी हाँ, किसके ब्रांड नेम होंगे डियर? आप सुक्रोज के। यहाँ पे देख सकते हो ना, सुक्रोज, जैसे आपका शुगर टैप हुआ, डाई पैक हुआ, न्यू टैब हुआ। शुगर टैप में आपका 90 से 93% सुक्रोज होता है, 7 से 10% इन्वर्ट शुगर होगा। डाई पैक में 97% सुक्रोज और 3% मॉडिफाइड डेक्स्ट्रिन होगा। वहीं पे न्यू टैब में आपका 95% सुक्रोज और 4% इन्वर्ट शुगर में आ जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? इन टैबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज। जी हाँ, HPMC आपका एज अ डाइल्यूएंट यूज होगा, एज अ फिल्म फॉर्मर यूज होगा, एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज होगा, या एज अ बाइंडर यूज होगा। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज। अब कहोगे सर ये तो एडेसिव बाइंडर में भी यूज हो सकता है। ठीक है, बात सही है, लेकिन आपके हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज की अगर बात कर ले तो वो आज फिल्म फॉर्मर, सबसे ज्यादा कोटिंग में एक्सिपिएंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कोटिंग में सबसे ज्यादा HPMC। फिल्म को फॉर्म करने के लिए जब कोटिंग होता है तो उसमें फिल्म फॉर्मर में आपका
एंटेरिक मटेरियल, नॉन एंटेरिक मटेरियल में HPMC, आपका सेलुलोज एसिड, ये सारे आपके फिल्म फॉर्मर में यूज होते हैं। सॉल्वेंट में आपका वाटर, एथेनॉल, अल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल, ये सब होता है। ऑपेकेंट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सब हो जाएगा। कलरेंट हो गया, प्लास्टिसाइजर हो गया। तो ये अलग अलग आपके कोटिंग सोल्यूशन में आपके कंपोनेंट यूज होते हैं। तो HPMC आपका कोटिंग में एंटेरिक कोटिंग या फिल्म फॉर्मर की तरीके से यूज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर टैबलेट पे अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिंग बोलेंगे, लैमिनेशन बोलेंगे, मॉटलिंग या पिकिंग। देखो कैपिंग में क्या होता है, टैबलेट का पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है टॉप और बॉटम क्राउन का, तो ये कैपिंग तो होगा नहीं। लैमिनेशन में जब हॉरिजेंटल लेयर में टैबलेट टूट जाती है उसे हम लैमिनेशन बोलेंगे, तो ये भी नहीं हुआ। पिकिंग में क्या होता है, टैबलेट डाई वॉल से चिपक जाता है, तो ये भी नहीं हुआ। अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन को हम हमेशा क्या बोलेंगे? मॉटलिंग। मॉटलिंग क्या बोलते हैं? मॉटलिंग, है ना। ये जो डिफेक्ट होता है मॉटलिंग कहलाता है, जहां पे अनइक्वल कलर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मॉटलिंग आपके अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है ना। कैपिंग में क्या हुआ? कैपिंग में हमने यही देखा था कि पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है टॉप और बॉटम क्राउन का टैबलेट के। ठीक है, और लैमिनेशन में हमने ये देखा था कि टैबलेट दो या दो से अधिक हॉरिजेंटल लेयर में टूट जाएंगे, तो वो लैमिनेशन होता है। पिकिंग में क्या होता है? पंचेस के फेसेस से टैबलेट चिपक जाती है। स्टिकिंग में टैबलेट डाई वॉल से चिपक जाती है। डबल इंप्रेशन में जब कोई छपैया होती है, कोई प्रिंटिंग होती है, तो दो दो बार प्रिंटिंग हो जाती है। मॉटलिंग में अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही, और चिपिंग में आपका टैबलेट की एजेस शार्प हो जाती है। तो अलग अलग टैबलेट के डिफेक्ट होते हैं, उनके काजेज होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सील कोट इज डन। जी हाँ, शुगर कोटिंग में अलग अलग स्टेप होते हैं। क्या क्या होता है? सीलिंग होता है, जिसे सील कोट बोलेंगे। सब कोटिंग होता है, स्मूथिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, अलग अलग चीजें होती है ना। तो भैया जो सीलिंग होता है, सील कोट होता है, वो किस लिए किया जाता है? मॉइस्चर का पेनिट्रेशन न होने पाए उसको रोकने के लिए किया जाएगा, या टैबलेट के एजेस को राउंड करने के लिए किया जाएगा, या सरफेस को स्मूथिंग करने के लिए किया जाएगा, या ब्रेकेज को प्रिवेंट करने के लिए। तो सिंपली अगर बात करते हैं, जो सीलिंग होती है ना, सील करते हैं, यानी कि कोर में मॉइस्चर का पेनिट्रेशन ना होने पाए। टैबलेट का जो कोर है वहां पे मॉइस्चर का पेनिट्रेशन नहीं होने पाए, इसीलिए हमें सीलिंग किया जाता है। देखो टैबलेट का जब शुगर कोटिंग करते हैं ना, उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला आपका शुगर कोटिंग या सीलिंग होता है, दूसरा सब कोटिंग होता है, तीसरा स्मूथिंग होता है, फिर आपका चौथा कलर कोटिंग होगा, फिर पांचवा आपका पॉलिशिंग, छठवां आपका प्रिंटिंग। तो भैया सीलिंग में क्या होता है? टैबलेट के कोर को मॉइस्चर पेनिट्रेशन से बचाने के लिए सीलिंग किया जाता है। किसके द्वारा? जीन और सेलैक के द्वारा। सब कोटिंग में क्या होता है? टैबलेट के एजेस को राउंड अप करने के लिए, है ना, और टैबलेट का कह सकते हो बिल्डअप करने के लिए, टैबलेट को बल्क बनाने के लिए सब कोटिंग आपका और पॉलीमर डाल के यहाँ पे किया जाता है सिंपली। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्मूथिंग में, क्या होता है? थोड़ा स्मूथ देने के लिए, है ना, स्मूथ देने के लिए स्मूथिंग। और कलरिंग में कलर इंपार्ट करते हैं, पॉलिशिंग में थोड़ा लस्टर प्रोवाइड करेंगे, पॉलिश करेंगे। लास्ट में प्रिंटिंग में आपका जो भी आपका प्रिंटिंग वगैरह होता है वो इसमें कर देते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको टैबलेट के शुगर कोटिंग में देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। जी हाँ, टैबलेट के बनाते वक्त फर्स्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट का काम क्या है? टैबलेट को तोड़ता है। तो भैया कौन सबसे ज्यादा यूज होता है डिसइंटीग्रेंट में? मेथिल क्रिस्टलाइन सेलुलोज होगा, लैक्टोज होगा, स्टार्च होगा, या डेक्सट्रोज होगा। तो सिंपली अगर हम टैबलेट को तोड़ने की बात किया जाए, डिसइंटीग्रेंट की बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिसइंटीग्रेंट है ना, वो आपके स्टार्च होगा। क्या होगा डियर? स्टार्च। स्टार्च आपका डिसइंटीग्रेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है। स्वेल करता है, स्वेल करेगा टैबलेट, पानी जाएगा तो सिंपली आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रिफरेबली प्रिपेयर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्प्रिन। जी हाँ, एस्प्रिन को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? डायरेक्टली कंप्रेस कर दोगे क्या, वेट ग्रेनुलेशन करके एस्प्रिन बनाओगे, या ड्राई ग्रेनुलेशन के द्वारा, या बोथ ANC के द्वारा? तो भैया देखो एस्प्रिन क्या है? एफरवेसेंट टैबलेट है, पानी का कांटेक्ट तो नहीं देंगे क्योंकि CO2 लिबरेट कर देगा तुरंत, तो CO2 लिबरेट करेगा, इसीलिए वेट तो नहीं होगा सिंपली, और आपका डायरेक्ट भी नहीं होगा। क्या होगा? ड्राई ग्रेनुलेशन। क्यों? सूखे सूखे ही इसको कंप्रेस किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ताकि आपका कह सकते हो यहाँ पे अच्छे से ये कंप्रेस हो जाए और कोई यहाँ पे मॉइस्चर का पेनिट्रेशन भी ना होने पाए।
ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन प्रीफर्ड किया जाता है जब एस्पिरिन हम इसको बनाते हैं, ताकि लिक्विड इसमें ना यूज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्सिपिएंट परसेंटेज इन एफरवेसेंट टैबलेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, चलो बताओ, ऐसा एक्सिपिएंट जो कि एफरवेसेंट यानी एस्पिरिन वगैरह में डाला जाता है, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब टैबलेट पानी में जाए तो CO2 रिलेट करे, CO2 रिलीज करे, तो वो टैबलेट आपका सोडियम कार्बा, वो एक्सिपिएंट सोडियम कार्बामेट होगा, सिट्रिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो सिंपली ऐसा आपका कह सकते हो, एफरवेसेंट टैबलेट में जो एक्सिपिएंट होगा ना, जो कि CO2 लिबरेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बामेट, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। ये सारे के सारे, ये देखो NaSCO3 हुआ, या फिर टार्ट्रिक एसिड, या फिर आपके सिट्रिक, ये आपके CO2 को रिलीज करते हैं जब आपके टैबलेट पानी में जाता है, तो उसी का एक्सिपिएंट ये यूज होगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, डबल कंप्रेशन मेथड को और हम क्या बोलते हैं, डबल कंप्रेशन मेथड को ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड बोलेंगे, वेट ग्रेनुलेशन मेथड बोलेंगे, अथवा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड बोलेंगे, अथवा नन ऑफ दीज बोलेंगे, बताइए। हाँ, डबल कंप्रेशन में हमने क्या बोला, डबल टाइम कंप्रेस किया, तो उसे हम बोलेंगे ड्राई ग्रेनुलेशन। क्यों, क्योंकि वहां पे ड्राई फॉर्म में है ग्रेनुल, और उसको डबल टाइम कंप्रेस किया ताकि अच्छे से कॉम्पैक्ट बन गया और मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, इसीलिए डायरेक्ट ग्रेनुलेशन में, ड्राई ग्रेनुलेशन में इसको बनाया जाता है। क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच बाइंडिंग सोल्यूशन इज यूज फॉर द शुगर सब कोटिंग। जी हाँ, ऐसा कौन सा बाइंडिंग सोल्यूशन है जो कि शुगर का सब कोटिंग में यूज होगा। शुगर के जब शुगर कोटिंग होता है तो सब कोटिंग की तरीके से, सब कोटिंग क्या बल को बढ़ा रहा है, तो कौन सा बाइंडिंग सोल्यूशन, कौन सा पॉलीमर यूज होगा, जिलेटिन होगा या क्या, ट्रैगाकंथ होगा, एकेसिया होगा, या सारे के सारे चीज यहाँ पे बाइंडिंग के तरीके से, बाइंडिंग सोल्यूशन के तरीके से यूज हो गए। तो भैया जब शुगर की सब कोटिंग होती है ना, वहां पे आपका जिलेटिन भी, ट्रैगाकैंथ और एकेसिया, ये सारे के सारे कह सकते हो बाइंडर और एडेसिव की तरीके से सब कोटिंग में भी यूज होते हैं। सोल्यूशन को बाइंड करने के दौरान आपका वहां पे सब कोटिंग में भी यूज होंगे। क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भैया मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो टैबलेट की होती है, टैबलेट कितना मजबूत है, कितना स्ट्रेंथ है मैकेनिकल, उसको मापने के लिए हार्डनेस टेस्टर यूज होगा, फ्राइबिलिटी टेस्टर यूज होगा, डिसइंटीग्रेटर या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपली भैया हार्डनेस को चेक करना, हार्डनेस टेस्टर ही होगा, स्ट्रेंथ को चेक करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करता है भैया हार्डनेस टेस्टर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका मोनसेंटो टेस्टर आएगा, स्ट्रॉन्ग कॉब आएगा, फाइजर, यूरेका, ये सब आपके हार्डनेस टेस्टर में होते हैं। और सबसे ज्यादा आपका कौन सा यूज होता है, मोनसेंटो टेस्टर, किलोग्राम में स्ट्रेंथ बताता है ना, तो ये मोनसेंटो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया शुगर कोटेड टैबलेट का, शुगर टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम बता दीजिए। तो शुगर टैबलेट का जो टूटने का समय होगा ना, 60 मिनट होगा, 1 घंटे, 50 मिनट, 70 मिनट, अथवा आधे घंटे या 30 मिनट। जी हाँ, शुगर टैबलेट का अगर हम डिसइंटीग्रेशन टाइम की बात कर लेना तो 1 घंटे होगा, कितना, 60 मिनट, अथवा इसे 1 घंटे बोल सकते हो। किसका, शुगर कोटेड टैबलेट का 60 मिनट यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइम हुआ। और वहीं पे अगर डिस्पर्सिबल या एफरवेसेंट की बात किया जाए तो 3 मिनट और कहीं कहीं 5 मिनट भी बोला जाता है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। अनकोटेड अगर कोई कोटिंग नहीं है तो IP के अकॉर्डिंग 15 मिनट और USP के अकॉर्डिंग 30 मिनट। फिल्म कोटेड टैबलेट है तो भैया 30 मिनट इसको लगेगा फिल्म टूटने में। शुगर में 60 मिनट बताया ही। इंटरिक कोटेड टैबलेट भैया इंटेस्टाइन में तो 1 घंटे में रिलीज होगी सस्टेन, और अगर स्टोमक से पास नहीं हो तो 2 घंटे में धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपका 15 मिनट में रिलीज होगी और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपका 1 घंटे में रिलीज होगी। ठीक है, या डिसइंटीग्रेट होगी। रिलीज का मतलब क्या होगा, टूटेगी तभी तो रिलीज होगी, वही डिसइंटीग्रेशन ही बोल सकते हो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द एजेस ऑफ टैबलेट ब्रेक ड्यूरिंग द प्रेस प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड कोटिंग द डिफेक्ट। जी हाँ, जब टैबलेट का एज क्या हो जाता है, टूट रहा है, एज टूट रहा है, जब हैंडल कर रहे हो, कोटिंग कर रहे हो तो एज टूटने लगता है। एज यानी किनारा किनारा जब टूटने लगेगा, उस कंडीशन को, उस डिफेक्ट को हम कैपिंग बोलेंगे, लैमिनेशन बोलेंगे, चिपिंग बोलेंगे या क्रैकिंग बोलेंगे। जी हाँ, सिंपली जब एजेस आपके ब्रेक होने लगते हैं ना टैबलेट में, तो वो आपका सिंपली चिपिंग बोला जाएगा। देखो कैपिंग में तो आपका वही देखा कि भाई लैमिनेशन वगैरह में ब्रेक हो रहा है, क्या हॉरिजेंटल लेयर में पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन हो रहा है, लेकिन क्रैकिंग में तो क्रैक पड़ जा रहा है उसके कोटिंग पे।
लेकिन एजेस जब आपका वो होगा ना तो उसे हम चिपिंग बोलेंगे। जी हाँ, चिपिंग में क्या होता है, टैबलेट का एजेस शार्प हो जाता है और वहाँ पे टूटने लगता है। कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल कंप्लीट सेपरेशन। लेमिनेशन में 2 लेयर में हॉरिजॉन्टल लेयर में टूट जाए। पिकिंग में चिपक जा रहा है, स्टिकिंग में चिपक जा रहा है, मॉडलिंग में अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देख करके चलनी होगी। हाँ, ये बताइए भैया कि हार्डनेस रेंज टैबलेट का यूजुअली कितना हार्डनेस रेंज, कितने हार्डनेस पे वो रहनी चाहिए टूटने के दौरान, जब या हम उसको हार्डनेस मेजर करते हैं? तो 1 से 2 किलोग्राम होनी चाहिए, आधा से 1 किलोग्राम, 3 से 7 या नन ऑफ दी। देखो हार्डनेस रेंज वैसे होता है 4 से 10 किलोग्राम के बीच में। टैबलेट का हार्डनेस रेंज अलग अलग वेरी करता है 4 से 10 के बीच में। हालांकि 4 से 10 का वैल्यू आपके 3 से 7 में आएगा, तो 3 से 7 किलोग्राम के बीच में आपका आ सकता है 4 से 10 वाला जो टैबलेट का यूजली रेंज होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन 4 से 10 बोला जाएगा, हालांकि 3 से 7 भी आप बोल सकते हो। हाँ, एक और चीज़ की आपको जानकारी दे दें कि भाई एग्जिट एग्जाम में जितने भी 11 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन्हीं 11 सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरे मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये श्योर शॉट डी फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम का बुक है। बुक कितने की है? 350 रुपए की मात्र है। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हो। इस बुक में खासियत क्या है, पूरा 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करिए, घर बैठे प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर डाला तो आपका एग्जिट एग्जाम आसानी से निकलेगा। इस बुक को मंगाना है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, डिस्क्रिप्शन को एक बार विजिट कीजिएगा। बुक आपको देख सकते हो और घर बैठे आप डिलीवरी ले सकते हो। बहुत महंगी बुक नहीं है, सस्ती बुक है, आप इसे मंगा सकते हो। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर एफरवेसेंट टैबलेट स्पेसिफाइड डिसइंटीग्रेशन टाइम। जी हाँ, एफरवेसेंट टैबलेट है। एफरवेसेंट क्या होता है, पानी में डालने पे CO2 रिलीज करेगा, CO2 लिबरेट करेगा, तो उसका टूटने का डिसइंटीग्रेट करने का टाइम कितना होता है? 15 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 60 मिनट या 120? अभी तो हमने देखा 3 से 5 मिनट। कितना हो सकता है एफरवेसेंट टैबलेट का टूटने का समय भैया? तो 3 से 5 मिनट के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी डाल सकते हो, 5 मिनट। कितना होगा एफरवेसेंट टैबलेट? 5 मिनट इसका टूटने का, डिसइंटीग्रेट होने का टाइम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट फ्राइबिलिटी। जी हाँ, टैबलेट की फ्राइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। भैया फ्राइबिलिटी में क्या होता है, टैबलेट हैंडलिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टिंग के दौरान और पैकेजिंग के दौरान कितना झड़ रही है, कितना आपका झड़ रही है, फ्राइबल है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको मोनसैंटो टेस्टर होगा क्या? नहीं, ये तो हार्डनेस को मेजर करता है। डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटस ये भी नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम को मेजर करेगा। रोटरी टैबलेट प्रेस ये तो टैबलेट को कंप्रेस करता है। तो भैया सिंपली अगर हम फ्राइबिलिटी को मेजर करने की बात करें ना, तो नाम से ही पता चल रहा है, फ्राइबिलेटर। फ्राइबिलेटर जिसका नाम क्या है, रोचे फ्राइबिलेटर। याद कर लेना, सबसे ज्यादा यूज होता है रोचे फ्राइबिलेटर। ये टैबलेट की फ्राइबिलिटी को टेस्ट करने का इक्विपमेंट है, अपरेटस है। ठीक है, जो कि आपके 1 मिनट में 25 RPM घूमेंगे, 4 मिनट में टोटल 100 रिवोल्यूशन आपका घूमता है और शॉक और अब्रेजन को यहाँ पे बताने का काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, सर विच हार्डनेस टेस्टर इज मोस्ट वाइडली यूज। देखो अब यहाँ पे हार्डनेस टेस्टर जो एग्जाम्पल में सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, इंडस्ट्री और लेबोरेटरी वगैरह में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए, हार्डनेस टेस्टर कौन सा होगा? मोनसैंटो होगा, स्ट्रॉन्गकॉम होगा, फाइजर टेस्टर या यूरेका की EA। तो देखो हैं तो सभी हार्डनेस टेस्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके यूज़ होने वाला वो है आपका मोनसैंटो। मोनसैंटो टेस्टर सबसे ज़्यादा आपका एज अ हार्डनेस टेस्टर यूज़ होगा। कौन सा? जो कि किलोग्राम में स्ट्रेंथ देता है और कुछ ऐसा दिखता है, मोनसैंटो टेस्टर, है ना। ये हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। जी हाँ, ग्रेन्यूल्स किस मेथड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? जो टैबलेट में ग्रेन्यूल्स होता है, देखो ड्राई ग्रेनुलेशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे। हाँ जी, ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, वेट ग्रेनुलेशन होता है और प्रीलिमिनरी कंप्रेशन भी होता है। तो ये सारे के सारे मेथड ग्रेन्यूल्स को प्रिपेयर करने में यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आप लगा सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट कंप्रेशन हो या वेट ग्रेनुलेशन हो या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन हो, ये सारे के सारे, जिसे हम ग्रेनुल बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन को भी बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS, क्ले और बेंटोनाइट यूज किए जाते हैं एज अ ग्लाइडेंट, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम करते हैं, या एज अ डिसइंटीग्रेंट मतलब तोड़ने का काम करते हैं टैबलेट को, या सुपर डिसइंटीग्रेंट का काम करते हैं, या लुब्रिकेंट का काम करते हैं। तो सिंपली किसकी बात की जाएगी? आपके SLS, क्ले और बेंटोनाइट। ये मेनली आपका टैबलेट को तोड़ता है, डिसइंटीग्रेट करने के लिए, टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा? हाँ,
SLS हुआ, बेंटोनाइट हुआ, ये सब आपके स्टार्च वगैरह डिसइंटीग्रेशन ब्रेकअप करने का काम करते हैं। अगला जी हाँ, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, पूछा गया है मेथड विच कन्वर्ट फाइन पाउडर इनटू ग्रेनुल फॉर्म बाय ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, ल्यूब्रिकेशन या नन ऑफ द अबव। जी हाँ, महीन महीन जो पाउडर होते हैं उस महीन महीन पाउडर को ग्रेनुलर फॉर्म में, मतलब थोड़े थोड़े पेलेट्स के ग्रेनुल्स के फॉर्म में बदलते हैं। तो भैया ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, ल्यूब्रिकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। जी हाँ भैया, महीन पाउडर को ड्राई फॉर्म में या कैस में ग्रेनुल फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, मेथड होती वो वेट ग्रेनुलेशन होता है। क्या होता है भाई, वेट ग्रेनुलेशन होगा। ठीक है, देखो ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड मिला करके है ना, वेट करके ग्रेनुल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो वेट ग्रेनुलेशन में हो जाएगा। हाँ जी, और लास्ट में आपको ये बता दे भाई, ये तो रहे आपके 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आपके थे फार्मास्यूटिक्स पार्ट नंबर 7 के। इससे पहले के 6 पार्ट, सारा पार्ट आप प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां आप देख लेना। और ये जो दोनों बुक है, ये 900 की दोनों बुक है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव, और ये 350 रुपए की जो आपकी वो की बुक है। इन दोनों का बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कीजिएगा। बाकी ये रहा टैबलेट का टॉपिक का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का था, और ओवरऑल स्टैटिक्स का 7वां पार्ट था जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो 7वां पार्ट था स्टैटिक्स का। और इससे पहले के 6 पार्ट अगर देखना है तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आप देख लेना। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पे ढेरों एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में GDC क्लासेस ऐप का भी लिंक है, वहाँ पे भी जाके आप विजिट करना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उम्मीद होगी ये सारा क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।